नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वकील, अधिवक्ता और प्लीडर यानी कि लॉयर, एडवोकेट एंड प्लीडर में क्या अंतर होता है, बैरिस्टर और लोक अभियोजक कौन होता है, महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है। इन तमाम खबरों की जानकारी यानी कि इन तमाम जो वर्ड होते हैं, ये जो शब्द है, उनकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद इसके संबंध में किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिनको इस शब्द का ज्ञान नहीं है। बस वो यही समझते हैं कि वकील, अधिवक्ता और प्लीडर, उनको नाम सुना हुआ होता है उनका, बाकी इनका मतलब उनको पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसको अधिवक्ता कहोगे, किसको वकील कहोगे या कौन प्लीडर होगा, आप आसानी से समझ सकोगे और आसानी से आप इनके बारे में जान सकोगे। यह वीडियो इतना सरल और सटीक शब्दों में है जिसे आप आसानी से एक बार देखने के बाद भी आसानी से समझ सकोगे। तो चलते हैं, देखते हैं वकील, अधिवक्ता, प्लीडर कौन होता है और बैरिस्टर, लोक अभियोजक कौन होता है। आपको बता दें, हम इस वीडियो में इन शब्दों, ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इन पे चर्चा करेंगे। जैसे वकील है, अधिवक्ता है, बैरिस्टर है, महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, प्लीडर कौन होता है और लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। इन शब्दावलियों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे और इनके बारे में संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले LLB यानी कि LLB की फुल फॉर्म जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ये LLB की कई व्यक्तियों को LLB की फुल फॉर्म का पता नहीं होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि इसको हिंदी में कहे तो कानून में स्नातक की डिग्री कह सकते हैं। अब आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति, ये जो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द से जो लेग्यूम बेक्लेरस यानी कि लेग्यूम है, बेक्लेरियस से हुई है इसकी उत्पत्ति। तो अब आपको आसानी से पता चल गया होगा कि आपसे कोई पूछे कि LLB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो LLB की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होती है। और आपसे पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के शब्द लेग्यूम बेक्लेरियस के से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो अब चलते देखते हैं वकील कौन होता है। वकील हम किसे कहेंगे? वकील उसे कहा जाता है जिसके पास कानून की डिग्री होती है, अर्थात जिसने कानून के विषय में स्नातक किया हुआ होता है, उसे हम वकील कहते हैं। वकील कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, यानी कि वह ग्रेजुएट होता है, कानून की डिग्री उसके पास होती है और कानूनी मामलों पर वह सलाह और सहायता प्रदान करता है। सीधी भाषा में कहे तो वकील उसे कहेंगे जिसने स्नातक LLB की हुई हो और कानून का जानकार हो। अब आप एक बात नोट कर ले कि वकील होता है, अर्थात विधि स्नातक प्राप्त व्यक्ति को कोर्ट में मुकदमा लड़ने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात वह किसी भी व्यक्ति की पैरवी कोर्ट में नहीं कर सकता। वकील केवल कानूनी सलाह दे सकता है, वह ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं कर सकता कोर्ट में। तो कोर्ट में पैरवी कौन करता है फिर, तो ये भी जान लेते हैं। अधिवक्ता वह व्यक्ति होता है जिसको न्यायालय में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरफ से दलील प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, यानी कि हम उसे एडवोकेट कहते हैं, जो हमारी किसी भी समस्या को कोर्ट में रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून की पढ़ाई पूरी करना अनिवार्य होता है, यानी कि जिसने LLB की डिग्री की हुई हो, साथ में उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करनी होती है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम होती है, उसे फाइट करना होता है और उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी को हम एडवोकेट कहेंगे। उसके बाद वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पैरवी कर सकता है कोर्ट में।
तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि वकील होता है और अधिवक्ता, यानी कि हर अधिवक्ता वकील हो सकता है, लेकिन हर वकील है वो अधिवक्ता नहीं हो सकता है। इसे आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं एक साधारण सा डायग्राम। वकील जिसने एलएलबी की डिग्री कर रखी है, यानी कि जिसने एलएलबी की डिग्री कर रखी है वो तो वकील कहलाएगा। और जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम फाइट कर रखी है, जिसने एग्ज़ाम पास कर ली है और उसका इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो एडवोकेट कहलाएगा। तो इस डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि वकील किसे कहेंगे अब और एडवोकेट किसे कहेंगे। अब चलते हैं बैरिस्टर के बारे में, जानते हैं कि बैरिस्टर किसे कहेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई, जिसको शॉर्ट शब्दों में बीसीआई कहा जाता है, जिसका हिंदी में कहते हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद, ये एक वैधानिक आयोग होता है। इसका गठन है वो 1961 यानी कि 1961 में हुआ था। इसका गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया था। भारत में लीगल प्रैक्टिस है और लीगल एडिशन को नियंत्रित करता है ये। इसके द्वारा भारत में कानूनी शिक्षा के मानक तय किए जाते हैं, यानी कि यही वह संस्था होती है जिसके माध्यम से कानूनी शिक्षा के जो मानक है वो तैयार किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो तैयार किए जाते हैं। तो इस बार काउंसिल में जिस लॉयर का, जिस वकील ने इस बार काउंसिल की एग्ज़ाम फाइट कर रखी है और जिसने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसी को हम एडवोकेट कहेंगे, यानी कि अधिवक्ता कहा जाएगा वो। अब देखते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि कई पर यह शब्द सुना होगा कि बैरिस्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि बैरिस्टर कौन कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति कानून की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे हम बैरिस्टर ही कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जिसने एलएलबी कर रखी है, एलएलबी में स्नातक है, उसी तरह इंग्लैंड में अगर आप कानून की डिग्री प्राप्त करते हो तो वहाँ आप अगर बाहर से इंग्लैंड से करके आते हो तो आप बैरिस्टर कहलाओगे। एक वकील जो रक्षा या अभियोजन पक्ष की ओर से कानून के उच्च न्यायालयों में दलील प्रस्तुत करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बैरिस्टर कौन होता है, वकील कौन होता है और एडवोकेट कौन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे, आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और शब्दावली। आपने सुना होगा लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अधिवक्ता जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेते हैं, यानी कि वह एडवोकेट होता है जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित व्यक्ति का पक्ष लेते हैं, अर्थात पीड़ित की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि 1900 आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1908 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें, लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलवाना होता है। तो आपको पता चल गया कि लोक अभियोजक होता है वो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्षकार का पक्ष लेता है। लोक अभियोजक है वो मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है, उसकी मुख्य भूमिका। अब आगे देखते हैं प्लीडर किसे कहेंगे। प्लीडर वह व्यक्ति है जो अपने मुवक्किल की तरफ से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसे उसके तरफ से दलील प्रस्तुत करता है, यानी कि प्लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की तरफ से कानून में की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी तरफ से दलील प्रस्तुत करता है, उसे हम प्लीडर कहा जाता है। साधारण भाषा में कहे तो ये प्राइवेट अभिवचन करना होता है, यानी कि ये एक अलग से सरकारी वकील नहीं होता है, इसे मुवक्किल द्वारा हायर किया जाता है। इसकी अलग से फीस देनी होती है। जो उस मुवक्किल की दलील प्रस्तुत करता है कोर्ट में तो उसी हम प्लीडर कहेंगे।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्लीडर कौन होता है, लॉयर कौन होता है, एडवोकेट किसे कहेंगे, बैरिस्टर किसे कहेंगे और लोक अभियोजक किसे कहेंगे। इन शब्दों की जानकारी आपको अच्छी तरह हो गई होगी। अभी तक आपने इन शब्दों को सुना है, इसमें अर्थ का पता नहीं चला है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इनके अर्थ को समझ गए होंगे। चलते हैं कुछ और शब्दावली को हम नोट करते हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का नाम आपने सुना होगा। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार का वकील होता है। वर्तमान में हमारे महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल है जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। इसको भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी भी हो सकता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है इसे, और भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। यानी कि सरकार की तरफ से ये न्यायालय में उपस्थित होता है या सरकार के किसी भी विवाद को ये न्यायालय में ले जाता है या देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहलाता है। चलते हैं आगे और इसके बारे में जानते हैं। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। यानी कि आपको बता दें कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की जो संवैधानिक पद है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किए गई है। इसका प्रावधान है, आपको मिलता है। नियुक्ति कैसे होती है, इसकी नियुक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि अटॉर्नी जनरल एजी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सिफारिश यानी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश के माध्यम से की जाती है। योग्यताएं क्या होती है इसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक लगातार कार्य किया हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में सम्मानित विधिवेता होना चाहिए। यानी कि आपको इसमें एक शर्त तो अनिवार्य पूरी करनी होती है, जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। जो बाकी की 3 शर्तें हैं उसमें से आपने एक भी शर्त पूरी कर रखी है तो आप भी अटॉर्नी जनरल बनने के योग्य माने जाएंगे। यानी कि अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वह 5 वर्ष तक लगातार कार्य किया हो, या उसने वकालत की हो हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वह एक अच्छा सम्मानीय विधिवेता हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल भारत के संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके कि भारत के संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का वर्णन किया गया है या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि उसके लिए निश्चित नहीं किया गया है। आपको बता दें संविधान में महान्यायवादी को हटाने को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं आगे पद की समाप्ति कैसे होती है। त्यागपत्र द्वारा महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेतन है, संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, इससे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं किया गया है। यानी कि संविधान में अटॉर्नी जनरल का जो पारिश्रमिक है वो तय नहीं किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट है महान्यायवादी के कार्य। अब कार्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह देने का कार्य करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो, पहला कार्य तो यही होता है उनका। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपे जा सकते हैं। क्या क्या कार्य राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल को सौंपे जा सकते हैं? भारत सरकार अथवा केंद्र सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होना, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में राज्य के उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी अटॉर्नी जनरल को है। यानी कि अटॉर्नी जनरल के ये कार्य होते हैं कि उनको किसी भी राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, या भारत सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होने का भी अधिकार होता है। चलते हैं, देखते हैं आगे। और महान्यायवादी आर्टिकल 88, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भी भाग ले सकता है और उनमें बोल सकता है। सदन की किसी भी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में हो भाग ले सकता है और बोल सकता है। मगर महान्यायवादी को सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे पर्सन ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। महान्यायवादी की कुछ मर्यादाएं होती हैं। वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये कुछ मर्यादाएं होती है। अटॉर्नी जनरल को अपने पद पर रहते हुए इन सीमाओं का भी ध्यान रखना होता है कि वह न तो किसी भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, न ही बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ सीमाएं होती है जो उनको नहीं करनी होती है। अब देखते हैं कि भारत का महाअधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी का सहयोगी होता है। ये देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल को सहायता प्रदान करता है, जो उसके कार्य में सहायता प्रदान करता है। इसको अटॉर्नी जनरल का सहयोगी भी कहा जाता है। अब कुछ नोट है जिनको आप याद रखें। यह एक वैधानिक पद होता है। इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी द्वारा की जाती है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में है ये। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो भारत का महाधिवक्ता होता है यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके संबंध में कुछ फैक्ट हैं जिनको भी जानना जरूरी था। अब देखते हैं आगे राज्य का महाधिवक्ता। अब एडवोकेट जनरल होता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता होता है, जैसे वकील होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य का भी महाधिवक्ता होता है जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य का यह सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का वकील भी कह सकते हैं इसको, यानी कि राज्य सरकार का वकील भी होता है। महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल द्वारा सरकार की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। इनकी योग्यताएं हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। अब आपको बता दें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। अगर ये शर्तें पूरी कर लेता है तो वह न्यायाधीश बनने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं धारण होती है, उसमें योग्यताएं हो सकती है। अगर ये योग्यताएं है तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अगर उसमें योग्यता है तो वह राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। महान्यायवादी के बारे में कुछ फैक्ट और है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे तो MC शीतलवाड़ थे जो 1950
से लेकर 63 तक बने थे। वर्तमान में महान्यायवादी आपको पता है कि के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछे तो आप इनका जवाब दे सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अब हमें उम्मीद है कि आप एडवोकेट, लॉयर, प्लीडर, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल और लोक अभियोजक इन शब्दों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो गई है। अब आपसे कोई भी पूछे कि लॉयर किसे कहेंगे या अधिवक्ता किसे कहेंगे तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अपडेट मिलते रहे, और साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको जैसे ही हम किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करें, कानून से संबंधित हो या किसी एजुकेशन से संबंधित हो या किसी भर्ती से संबंधित हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लाते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़े, कानून के संबंध में बढ़े, या किसी भी आप अगर बेरोजगार हो, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी आए तो उसके बारे में सबसे पहले पता चले आपको और आप उसकी तैयारी कर सके। कुछ हम क्लासें भी लाते हैं जिनके माध्यम से आप अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। तो थैंक यू। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें, हम उन पे भी, अगर आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी हम बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।